Hello students, today we will discuss crystal lattice and unit shell. यूनिट शेल या लैटिस क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं या लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको 2 मिनट्स रिवाइज करते हैं फिर आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में काफ़ी सारी क्यूब्स को आपस में कंबाइन किया हुआ है। जैसे एक क्यूब ये हमारी हो गई, फिर एक क्यूब ये हमारी आ जाती है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट ये क्यूब इधर भी, यानी कि क्यूब से लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में या अप एंड डाउन एक क्यूब से नेक्स्ट क्यूब को जॉइंट किया हुआ है। तो एक क्यूब के बाद जब सेकेंड क्यूब को, सेकेंड के बाद जब नेक्स्ट क्यूब को कंबाइन करेंगे तो हम उससे जो हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस। अब ये स्ट्रक्चर लैटिस जिसको हम बोल रहे हैं, इसको क्रिस्टल लैटिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इसमें जो हमने क्यूब कंबाइंड किए हैं वो क्रिस्टल फॉर्म के हैं। क्योंकि हम ये कौन सा सॉलिड पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हमने उसके बेस पे इसको नाम क्या दे दिया, क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रही है, बार बार क्यूब रिपीट हो रही है। जैसे कि सपोज़ करो कि यहाँ पे, यानी कि पहले इसी को ले लेते हैं फिर एग्जांपल कोई भी लाइफ का एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ पे क्यूब को बार बार रिपीट कर रहे हो, क्यूब को जॉइन कर रहे हो, तो क्यूब वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जो आपस में रिपीट होने के बाद एक कंप्लीट सिस्टम या कंप्लीट स्ट्रक्चर को बना रही है, जिसको हम लैटिस बोल रहे हैं। तो उस एक क्यूब को हम बोलेंगे यूनिट शेल। और यहाँ पे ये जो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर कंबाइंड हुए हुए हैं क्यूब में एटम्स, उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस पॉइंट। अब यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल एग्जांपल अगर आपको दूँ तो ये आपको बताया था, आपको ब्रिक यानी कि ईंट का एग्जांपल दिया था। ईंट आपस में कंबाइंड होकर एक पूरी वॉल बना रही है, तो वॉल तो क्रिस्टल लैटिस हो गया और एक जो ईंट है वो हमारी यहाँ पे यूनिट शेल हो गई। अब वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो बार बार रिपीट होके हर एक डायरेक्शन में रिपीट हो, यानी कि क्योंकि ईंट में आपको जो वॉल बनानी है ईंटों से, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही जॉइंट करोगे, अप भी डाउन जॉइंट करते हो, लेफ़्ट भी, राइट भी, अप भी, डाउन भी, हर एक डायरेक्शन में आप उसको रिपीट करके जाते हो, तब एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो रिपीट होकर एक कंप्लीट सिस्टम को, कंप्लीट वॉल को या कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाता है, उसको हम लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, और वो स्मॉलेस्ट यूनिट शेल कहते हैं। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा इस यूनिट वो आपको बता ही दिया मैंने ये क्रिस्टल लैटिस के बाद लैटिस पॉइंट वगैरह। ये यहाँ पर ऐसे आपको ये डेफिनेशन अलग अलग मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन है, क्रिस्टल लैटिस या लैटिसाइट किसको कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आ रही है कि जो हमारे ये लैटिस हैं, क्रिस्टल लैटिस हैं, एटम्स हैं क्यूब में, सपोज़ करो यहाँ पे आप ये क्यूब की स्ट्रक्चर देखिए, ये देखो यहाँ ये क्यूब है, तो क्यूब में ये एक एटम है, ये सेकेंड एटम है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ और ये यहाँ 8 और ये एक सेंटर में एटम है ना। तो एटम्स को अरेंज किया हुआ है आपने, एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, एक ज्योमेट्री आ गई है। तो ये जो एटम्स हैं आपस में, दो एटम्स आपस में इस लिंक के द्वारा कनेक्ट हैं। तो इस लिंक को, जिससे दोनों एटम्स आपस में जॉइंट हुए हैं, आपने जॉइंट किया और उसको एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसकी एक ज्योमेट्री हो गई है। और ज्योमेट्री आपने यहाँ पे कंपाउंड की हम ज्योमेट्री को स्टडी करते ही हैं हम नॉर्मल, तो उसके बेस पे यहाँ पे आपको ये भी बोला हुआ है कि लैटिस पॉइंट आर जॉइंट। ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं आपस में जॉइंट होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, क्योंकि जब तक इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक आप 2 एटम्स को कंबाइन नहीं कर पाएंगे ना। 2 एटम्स को कंबाइन नहीं कर पाएंगे तो एक कंप्लीट क्रिस्टल या कंप्लीट लैटिस कैसे बनेगा। तो जो लाइंस होती हैं उसके बेस पे एक नई टर्म्स आ जाती है हमारी, पैरामीटर, क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच की लेंथ होती है। तो लेंथ और एड्स या इनके बीच में एक एंगल होता है, जब ज्योमेट्री बनेगी तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल भी होगा ही, तो उसके बेस पे हमारी पैरामीटर एक हेडिंग आती है। तो जो जिसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 तो लेंथ या एड्स होते हैं जिनको अल्फ़ा बीटा गामा बोलेंगे, और 3 हमारे यहाँ पर होते हैं एंगल्स, जिनको अल्फ़ा बीटा ABC लेंथ होती है और अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर हमारे एंगल होते हैं।
तो ये यहाँ पे मैंने आपको टर्म्स बताई हैं। अभी इस टर्म को मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैं इसको भी बताती हूँ। ये यूनिट शेल की डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट शेल यानी कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिपीट होके हर एक डायरेक्शन में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाए, उसको लैटिस, जिसको लैटिस कहते हैं, तो उसको स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट शेल। अब यहाँ पे आप ये दो डायग्राम देख रहे हैं, ये तो आप देख ही चुके हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनी हमारी, इसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। फिर यहाँ पे आप क्रिस्टल लैटिस के बाद फिर नेक्स्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे डायग्राम नहीं शो हो रहा था, तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट क्यूब है, इसको एक यूनिट शेल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट इसको हम कंप्लीट लैटिस बोल देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पैरामीटर्स। तो पैरामीटर से पहले आपको ये दो डायग्राम मैंने जो भी दिखाए थे, ये लैटिस पॉइंट, ये कंप्लीट एक क्यूब यूनिट शेल, और क्यूब आपस में कनेक्ट होके जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाई है उसको क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। और पैरामीटर 6 है, अल्फ़ा बीटा गामा और ABC। तो आप एक एक्सिस ये देख रहे हैं, एक एक्सिस ये देख रहे हैं और एक एक्सिस ये देख रहे हैं। ये यहाँ पर सपोज कर हमारी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस होगी और ये हमारी z एक्सिस होगी। तो z एक्सिस में इस एटम से इस एटम के बीच की जो हमारी लेंथ है उसको हम a मान लेते हैं। तो अब a लेंथ के सामने का जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा। ऐसे ही इस एटम से इस एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको लेंथ है, एड्स है, उसको हम b मानेंगे। तो b के सामने का एंगल बीटा होगा। फिर नेक्स्ट इस एटम से इस एटम के बीच की दूरी जो होगी, इनकी डिस्टेंस जो होगी, उसको हम c मानेंगे और इस c के सामने का एंगल हमारा गामा होगा। तो यहाँ पर पैरामीटर्स हमारे 6 हो गए। अब मैंने पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया क्यों है, ये ABC एड्स हमारे लेंथ और ये एंगल अल्फ़ा बीटा गामा को मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि अब हम अपनी यूनिट शेल को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि क्लासीफाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर हम यूनिट शेल को 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, पैरामीटर के अकॉर्डिंग और एक एटम्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये एटम्स हैं, ये एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। अब मैं अगर इसकी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देखना कि इसमें एटम्स अलग अलग तरह से अरेंज हो रहे हैं। देखो जैसे कि एक ये स्ट्रक्चर है ना, एक ये स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये आ जाती है। फिर नेक्स्ट दिखाऊं मैं आपको तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में एटम्स देखो कैसे अरेंज हो रहे हैं। फिर अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, देखो अब एटम्स कैसे अरेंज हो रहे हैं। फिर एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखो, अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो एटम्स का अरेंजमेंट फिर से चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो अब फिर एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो एटम्स के अरेंजमेंट या अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स हम इसको 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एटम्स अरेंजमेंट हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में भी हम डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये हमारे 7 टाइप्स है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये 7 टाइप्स हैं जो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है, और ये हमारे 4 टाइप्स हैं यूनिट शेल। यूनिट शेल को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स अरेंजमेंट। तो एटम्स अरेंजमेंट के बेस पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट शेल एंड सेंटर्ड यूनिट शेल। अब प्रिमिटिव यूनिट शेल को ही हम सिंपल यूनिट शेल भी बोल सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है कि जो प्रिमिटिव यूनिट शेल्स होती हैं वो होती हैं हमारी वो शेल जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, लेकिन सेंटर्ड यूनिट शेल वो होती हैं जिसमें हमारे एटम्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, बट उसके साथ ही साथ किसी ना किसी अदर पोजीशन या अदर कंडीशन, अदर पोजीशन ही मानिए, अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट होता है, यानी कॉर्नर प्लस किसी और पोजीशन पे भी प्रेजेंट होंगे। तो उस बेस पे हम सेंटर्ड यूनिट शेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट शेल
further divided into three parts: body centered, face centered and end centered। अब यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ बॉडी सेंटर्ड देखिए। बॉडी का मतलब है कि आप किसी बॉक्स के अंदर, जैसे एक बॉक्स लीजिए जो कि क्यूब शेप का हो, यानी कि जिसमें 8 कॉर्नर्स हो, तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसके अंदर, बॉक्स के अंदर अगर डाल देते हैं कोई एटम, कोई बॉल, तो उसको हम बॉडी बोलते हैं, क्योंकि वो अंदर चली गई है ना। जैसे कि यहाँ ये सेंटर में दिखाया हुआ है बॉडी सेंटर्ड, ये स्ट्रक्चर आपको जो क्यूब की दिखाई हुई है ये बॉडी सेंटर्ड है। वो क्यों? क्योंकि इसमें 8 एटम्स तो कॉर्नर्स पर हैं। जैसे कि सपोज करो हम एक क्यूब बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर मैंने ली यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये क्यूब बनाई है, ये क्यूब मैंने बनाई। यहाँ पे 8 एटम्स या बॉल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बट इसके साथ ही साथ अगर ये सेंटर्ड यूनिट शेल है तो इसमें कुछ एटम्स अलग पोजीशन पे भी प्रेजेंट होंगे। जैसे इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया, तो यहाँ सेंटर में बॉडी में एक एटम्स आ गया है। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट हैं यहाँ पर, इस तरह से हमें जो दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी फाइनली नहीं मैं बता रही हूँ कितने एटम प्रेजेंट हो, तो एटम्स फाइंड आउट करेंगे, अभी इसी के लिए एक अलग से फॉर्मूला आएगा। तो हमें यहाँ दिखाई क्या दे रहे हैं कि 9 एटम्स हमने इस पर अरेंज किया है, बट होता ऐसा नहीं है, 9 नहीं एटम्स होते इसमें बॉडी सेंटर्ड में। तो इस तरह से, इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई है कि इसमें ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल है, जिसमें हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन, जिसमें एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एंड प्रेजेंट ऑल्सो ऑन बॉडी में भी प्रेजेंट है ना, यहाँ सेंटर में बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड बोल देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है फेस सेंटर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बॉडी में, जैसे मैंने कहा बॉक्स के अंदर डाल दीजिए तो वो बॉडी हो गया। फेस क्या होती है? फेस में आप अब एक क्यूब वाली कॉपी को ले लीजिए, नोटबुक को, तो नोटबुक में जो कॉर्नर्स हैं वो तो कॉर्नर्स ही होंगे, लेकिन फेस कौन सी होंगी? जैसे आप यहाँ पे, अगर मैं कॉपी को तो देखो आपको नहीं शो कर सकती यहाँ पे आप, क्योंकि मेरे सामने नहीं है, तो आप यहाँ इस क्यूब को देखिए, तो यहाँ क्यूब में ये बॉल रखी हुई दिखाई दे रही है आपको। तो ये बॉल कहाँ रखी जा रही है? ये इसके ऊपर की फेज़ होगी, फिर इसके नीचे की फेज़ होगी, फिर यहाँ लेफ़्ट की, राइट की, फिर यहाँ इधर साइड की और उधर पीछे की साइड की, यानी कि फ्रंट की और फिर बैक की। तो इस तरह से फेज़ हमारी 6 होती हैं, 6। तो किसी भी क्यूब में आप चेक कर सकते हैं 6 फेजेस होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और बॉडी 1 होती है, यानी कि अंदर जो डाला हुआ पीस है, जो बॉल है, उसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 6 एटम्स तो हमारे फेस पे प्रेजेंट है, 6 बॉल आपको दिखाई दे, मतलब उसका कितना पार्ट उसको टच कर रहा है, उसके कितना पार्ट उसके हिस्से में आ रहा है वो पता अलग है, बट लेकिन अभी हमने 6 एटम्स तो हमने फेस पे लगाए हुए हैं और 8 एटम्स हमने कॉर्नर पे लगाए हुए हैं। तो कॉर्नर प्लस फेज सेंटर्ड के अकॉर्डिंग एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक तो हमारे फेस पर प्रेजेंट है और दूसरा हमारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। तो ये दूसरी फेज दिखा रहे हैं, जैसे अप की दिखाई थी ऐसे ही डाउन की दिखा रहे हैं। फिर मैं अगर 1-2 फेज का और पिक ली हुई हो, नहीं ली हुई है, इधर की साइड उधर की साइड, यहाँ और यहाँ रख दूँ तो ये दूसरी फेज़ हो जाएगी, फिर ये वाली फेज़ और बैक वाली फेज़ हो जाएगी। अब आ जाता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड किसे कहते हैं? जिसमें कॉर्नर में प्रेजेंट हो प्लस एंड में। अब एंड में हम किस चीज़ को लेते हैं? एंड में कोई भी 2 फेज़ ली जाती है जो एक दूसरे की अपोजिट हो, जैसे या तो आप अप एंड डाउन ले लीजिए, लेफ़्ट या राइट ले लीजिए, फ्रंट या बैक ले लीजिए, लेकिन दोनों फेज़ 6 फेज़ में से कोई 2 फेज़ लोगे सिर्फ और सिर्फ, लेकिन दोनों फेज़ एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। जैसे लेफ़्ट की राइट ही ले सकते हो, अप की डाउन ही ले सकते हो और फ्रंट की बैक ही ले सकते हो। तो ऐसे आप कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे प्लस एटम्स प्रेजेंट होंगे 2 अपोजिट फेसेस पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट शेल। देखो ये दिखाया हुआ है इसमें डायग्राम में, ये दोनों अपोजिट फेज, एक ये हैंड आपको दिखाया हुआ है इधर की साइड और एक उधर, यानी कि फ्रंट और बैक वाली फेज पे एटम्स रखे हुए हैं और प्लस कॉर्नर्स पे तो आपको ये एटम्स दिखाई दे ही रहे हैं। तो यानी कि एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं और प्लस फेज पर प्रेजेंट है, तो इसको
इसको क्या बोलते हैं हम, एंड सेंटर। तो इस तरह से हमारे जो यूनिट शेल्स हो गई वो कितनी तरह की होगी, प्रिमिटिव प्लस सेंटर्ड, और सेंटर्ड को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट शेल अकॉर्डिंग टू एटम्स अरेंजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अब आ जाते हैं हम यूनिट शेल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर के बेसिस पे हम इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी हम शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं, सीटी बजाते हैं ना वो, तो सीटी के बेस पे CTO, फिर HR होता है कंपनी में, HR कंपनी होती है, उसमें MT मतलब मैनेजमेंट से याद रख लीजिए, CTO HR MT, क्योंकि इस टेबल में हमें थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक लगाकर इसको लर्न करना पड़ता है इस टेबल को, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स हम उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, C से CT को मैंने शॉर्ट ट्रिक में C लिया है, क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, O मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, H मीन्स हेक्सागोनल, और रोम्बोहेड्रल, M मीन्स मोनोक्लिनिक, और T मीन्स ट्राइक्लिनिक। अब इसमें सबसे ऊपर जो क्यूबिक यूनिट शेल है वो सिमेट्रिकल है, पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। अब मैं इसको क्या बोल रही हूँ, सिमेट्रिकल क्यों बोल रही हूँ ये भी एक्सप्लेन करती हूँ। और जो ट्राइक्लिनिक है वो पूरी तरह से अनसिमेट्रिकल है ना, तो ऊपर वाले पॉइंट पे सबसे ऊपर C वो सिमेट्रिकल है, और सबसे नीचे T। आप अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ भी T है और यहाँ लास्ट भी T से ही ख़त्म हो रहा है, T 2 बार रिवाइज हो रहा है, यानी कि T रिपीट हो रहा है, पहले सेकंड नंबर पे और फिर लास्ट नंबर पे भी है ना। पर वहाँ T का मतलब टेट्रागोनल है अगर सेकंड नंबर पे है, और अगर फिर लास्ट नंबर पे तो ट्राइक्लिनिक। सिर्फ और सिर्फ इसलिए शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है ताकि आप इसके सारे कैरेक्टर को ईजीली अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक लर्न रख सको। अब यहाँ पे हमें लर्न क्या पढ़ना पड़ता है कि जो क्यूबिक यूनिट शेल है उसमें ABC जो हमारे जो लेंथ है वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, कौन सी 2 इक्वल हैं या तीनों इक्वल है, या फिर उनके बीच का एंगल इक्वल है या नहीं है, या एंगल कितना है, 90 है या 120। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया था, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारा डायग्राम है जो हमें कंप्लीट डायग्राम को लर्न करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स, या बोल लीजिए अकॉर्डिंग टू ट्रिक बोल लीजिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं क्यूबिक है, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थो, हेक्सागोनल, रोम्बो, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। फिर यहाँ पे मोस्ट सिमेट्रिकल लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों लेंथ इक्वल है, ABC तीनों लेंथ इक्वल है, और साथ ही साथ उनका जो एंगल है अल्फ़ा बीटा गामा वो भी इक्वल है, और किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो यानी कि पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, सब कुछ सिमेट्री आ रही है, सब कुछ सेम है, तो सिमेट्रिकल। और ट्राइक्लिनिक को मैं सिमेट्रिकल क्यों बोल रही थी, क्योंकि वहाँ सब कुछ सेम है बट यहाँ कुछ भी सेम नहीं है। देखो यहाँ पर ना तो A = B है, ना ही B = C है, फिर ना तो अल्फ़ा = बीटा है, ना ही बीटा = गामा है, और ना ही ये इक्वल है 90 डिग्री के। तो इस तरह से आपको 2 तो याद हो ही गए, क्यूबिक भी और ट्राइक्लिनिक भी, क्योंकि वो मोस्ट सिमेट्रिकल है, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें सारी चीज़ें इक्वल है, यहाँ कुछ भी इक्वल नहीं है। अब देखो 2 पॉइंट हमारे लर्न हो गए, तो अब बीच के कितने बचे, 5 बचे, 5 को लर्न करते हैं। अब ट्राइक्लिनिक की तरह ही है बेटा मोनोक्लिनिक, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है, देखो आप देख रहे हो तो A ≠ B ≠ C के, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा तीनों नॉट इक्वल थे, बट यहाँ पे अल्फ़ा और गामा तो इक्वल हैं लेकिन बीटा इक्वल नहीं है ना, तो बीटा इक्वल भी नहीं है, और दूसरी बात बीटा का एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है, जबकि अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के इक्वल है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट को तो आपको यहाँ पर माइंड में सेट करना है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो नॉट इक्वल थे तीनों ही ट्राइक्लिनिक में, यहाँ पे अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री हैं, बट गामा जो हमारा नेक्स्ट बचा बीटा वो 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसे हमारा मोनोक्लिनिक भी याद हो जाता है। अब देखो इनको याद करना कितना ईजी है, शॉर्ट ट्रिक सुनिए। यहाँ पे अब
तीनों इक्वल नहीं थे, यहाँ तीनों इक्वल थे सॉरी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, A इजिकल टू बी तो होगा लेकिन B इजिकल टू सी नहीं होगा। एंगल यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम पहले स्टार्टिंग में चेंज किसको कर रहे हैं, एक्सियल लेंथ को कर रहे हैं, एक्सियल एंगल को चेंज नहीं कर रहे। तो अल्फ़ा बीटा गामा तो इक्वल रहने ही रहने हैं, तो उसमें तुम्हें कुछ लर्न करना ही नहीं है। अल्फ़ा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 डिग्री हैं तीनों ही केस में, क्यूबिक में भी CTO में, यानी कि लेकिन फर्स्ट वाले में तीनों इक्वल है, सेकेंड वाले में C इक्वल नहीं है और तीसरे वाले में ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी इक्वल नहीं है ना। तो यानी कि तीनों याद हो गए। अब फिर देखो दो को तो बस दो ही तो बचे, अब दो को कैसे रिपीट करते हैं, 1 2 3, 3 के बाद वापस 2 पे जाओ फिर 1 पे जाओ। तो 2 पे जाने का मतलब है कि फिर से A इजिकल टू बी इजिकल टू नहीं है C के, यानी कि सेकेंड नंबर के इक्वल आ गया ना, और ये फर्स्ट के इक्वल आ गया, यानी कि तीनों इक्वल है। लेकिन अब चेंज क्या होना है, ये दोनों पॉइंट तो रिपीट हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन अब चेंज होना है एक्सियल एंगल्स में। उसमें क्या चेंज होना है, वहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा इजिकल टू अब तक सब आ रहे थे, सब इक्वल थे और सब 90 डिग्री आ रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा तो 90 डिग्री है बट गामा 120 है। फिर नेक्स्ट में क्या चेंज आ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं है तीनों ही। तो सिर्फ एंगल ही तो याद करना है, थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट लर्न करना है, थोड़ा थोड़ा माइंड में अकॉर्डिंग टू हम जो हमारी ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग माइंड में सेट करना है। तो इस तरह से हमारी अगर हम पूछते हैं क्यूबिक में एंगल एक्सियल लेंथ या एक्सियल एंगल्स बताओ तो आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर रखा है तो टेट्रागोनल पूछते हैं तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से ही हमारी टेबल का यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने बोला था कि अब ये 14 टाइप्स के होते हैं, अब ये 14 टाइप्स के किसने कहा और 14 टाइप्स को इसका और क्या नाम होगा, वो किस बेस पे कहते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।